अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का अपील्स वाला पार्ट जो है इसको डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम अरेस्ट, सर्चेज और ट्रायल से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस थे उनको डिटेल्स के साथ डिस्कस कर चुके हैं। सो आज अपील्स जो है इसको हम डिटेल के साथ कॉन्सेप्चुअली इसके सारे सेक्शंस जो हैं उनको देखेंगे, एनालाइज करेंगे क्या चीज़ उसमें बताई गई है। तो अपील्स वाला जो पार्ट है ये चैप्टर 31 के अंदर मौजूद है और इसके जो सेक्शंस हैं वो 404 से स्टार्ट होते हैं। 404 क्या कहता है? अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, कि इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर कुछ जो है वो कंडीशंस प्रोवाइड कर दी गई हैं। ठीक है, अगर उन कंडीशंस पे फुलफिल आप उतरते हैं तो अपील कर सकते हैं, अदरवाइज नो अपील टू लाई। अदरवाइज इन जनरल टर्म्स आप हर केस के ऊपर जो है वो अपील दायर नहीं कर सकते। ठीक है जी, मतलब ये है कि इन जनरल आप सारे केसेस, जितने भी केसेस हैं, अगर उनका कोई फैसला आता है तो आप क्या करते हैं, अगर आपके खिलाफ आया है या आपके हक में आया है तो आप कोई अपील दायर नहीं कर सकते जब तक आप कंडीशंस को फॉलो नहीं करते जो इस जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में आगे जाके अपील्स की कंडीशंस बताई जाएंगी। ठीक है जी, अब ये जर्नल रूल है, नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट एनी जजमेंट और आर्डर ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट कोई भी जजमेंट या कोई भी आर्डर देता है तो उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। एक्सेप्शन या अनलेस, इसके अंदर कंडीशंस क्या हैं जिसमें आप अपील कर सकते हैं? इट इज स्पेसिफिकली अलाउड बाय दिस कोड। ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है इसके अंदर जो आपको अलाउ किया गया है, जो आपको कंडीशंस बताई गई हैं, उस पे आप फुलफिल करते होंगे तो आप अपील कर सकते हैं। इन कंडीशंस को अभी हम आगे जाके देखते हैं कौन कौन सी हैं। या फिर दूसरी जो कंडीशन ये है, इट इज़ अलाउड बाय एनी अदर लॉ करंटली इन फोर्स, या फिर आपको कोई भी लॉ जो है वो अलाउ करता है, अपील करने की इजाज़त दे देता है, जिसके तहत आपके ऊपर केस चलाया गया है तो फिर आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है इन जर्नल कोड ऑफ क्रिमिनल कोड का कोई भी ऑर्डर या जजमेंट आती है उसके खिलाफ आपने एवं मुंह उठा के अपील करने नहीं चले जाना। अपील आप तभी कर सकेंगे जब आप कुछ कंडीशंस के ऊपर पूरा उतरते होंगे जो नीचे अभी बताई जाएंगी, या फिर जिस लॉ के तहत आपके ऊपर मुकदमा चलाया गया है वो लॉ आपको इजाज़त देता है अपील करने की। ठीक है जी, उसके बाद है जी सेक्शन 405। 405 क्या कहता है? अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। अब ये जो अटैच्ड प्रॉपर्टी है ये क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आपके ऊपर फाइन हुआ था, आपने वो फाइन ड्यू डेट पे नहीं किया, अब वो कोर्ट जो है या कोई भी अथॉरिटी जो है वो आपकी उस प्रॉपर्टी को अटैच कर देगी। अटैच करने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर कब्जा कर लेगी, या फिर उस प्रॉपर्टी को बेच देगी, या फिर उस प्रॉपर्टी को किसी और को दे के अपना जो फाइन है, अपने जो अरियार्स हैं, वाजबात हैं, वो गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगी। अब ये काम आपकी प्रॉपर्टी के साथ हो गया है, आपने क्या किया? एप्लीकेशन दी अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए, या फिर अगर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने बेच दी है तो उससे जो पैसा आया वो वापस लेने के लिए। ठीक है, आपने एप्लीकेशन दी, अब वो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो गई। ठीक है, अगर एप्लीकेशन कोर्ट रिजेक्ट कर देता है तो फिर आप अपील कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। If a person's application under section 89 for getting back property or proceeds of its sales is rejected by a court, that person can appeal to the court to which appeals ordinarily lie from the sentences of the former court. फिर आप उस कोर्ट में अपील कर सकते हैं जिस कोर्ट में अपील्स की जाती हैं जब एक कोर्ट क्या करता है, किसी को सजा देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर सेशन कोर्ट ने आपकी अपील या एप्लीकेशन रिजेक्ट की है तो आप हमेशा उससे ऊपर वाले कोर्ट के अंदर अपील करेंगे। सेशन कोर्ट ने आपके ऊपर क्या किया था? आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी। अब आपके पास ये ऑप्शन है
कि आप हाई कोर्ट के अंदर क्या करें, अपील दर्ज करेंगे। ठीक है जी, तो ये तरीकाकार बताया गया अपील करने का। नेक्स्ट है जी सेक्शन 406, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस और फॉर गुड बिहेवियर। मतलब ये कि अगर आपसे कोर्ट ने एक सिक्योरिटी मांगी है कि आप जो है वो गुड बिहेवियर रखेंगे, आपके ऊपर केस हुआ था, आपको अब इक्विटल दिया जा रहा है, आपको रिहाई दी जा रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट कोर्ट क्या करता है, आप कोई सिक्योरिटी जमा करवाएं। ठीक है, कि आप अपना बिहेवियर गुड रखेंगे या फिर आप पीस जो अमन है वो कायम रखेंगे, तो उस जो रिक्वायरमेंट है जो कोर्ट ने की है उसके खिलाफ अगर आप अपील करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इफ अ मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्स अ पर्सन, ऑर्डर करता है किसी पर्सन को अंडर सेक्शन 118 टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस फॉर आर फॉर गुड बिहेवियर, मतलब पीस के लिए, अमन के लिए या गुड बिहेवियर के लिए कोई सिक्योरिटी दे वो बंदा, ही हैज़ द राइट टू अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन, और उसके पास कोर्ट ऑफ सेशंस के अंदर अपील करने का हक होगा। ठीक है, मतलब ये कि मैजिस्ट्रेट ने उसको क्या कहा था, सिक्योरिटी मांगी थी। अब मैजिस्ट्रेट जो है वो किसी छोटे कोर्ट का क्या होता है, जज होता है, और कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, उसके अंदर सेशन जज बैठा होता है। तो आप उससे बड़ा, मैजिस्ट्रेट से बड़ा क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन है, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक छोटा सा नोट है, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू द पर्सन हुज केसेस आर सेंट डायरेक्टली टू द सेशन जज। अगर आपका केस डायरेक्ट सेशन जज के पास चला गया है तो फिर आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आप उसी कोर्ट ऑफ सेशन में दोबारा नहीं करते सकते, क्योंकि सेशन जज जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर ही बैठा होता है। सो अंडर सब सेक्शन 2 और 3A और सेक्शन 1 to 3 उनके तहत आप क्या है कि अगर आपका केस जो है वो सेशन जज को डायरेक्टली सेंड कर दिया गया है तो फिर आपको अपील नहीं करनी, आप अपील नहीं कर सकते। उसके बाद 406A है, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग अ श्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्ट को आप कोई श्योरिटी देते हैं और वो उस श्योरिटी को एक्सेप्ट करने से जो है वो मना कर देता है कि मैं इस श्योरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, रिफ्यूज कर देता है, तो फिर आप कैसे क्या कर सकते हैं, ये अपील कर सकते हैं। इफ़ अ पर्सन इज अनहैप्पी विद द कोर्ट्स ऑर्डर, अगर कोई पर्सन कोर्ट के हुक्म से खुश नहीं है, रिफ्यूजिंग और रिजेक्टिंग अ श्योरिटी अंडर सेक्शन 122, जो उसने श्योरिटी दी थी, ठीक है, उसको कोर्ट ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया या रिफ्यूज कर दिया, तो फिर वो क्या कर सकता है, दे मे अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन, वो फिर क्या कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कर सकता है कि उसकी श्योरिटी जो है वो एक्सेप्ट की जाए। 407 ओमिटेड है, 408 है, अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ असिस्टेंट सेशंस जज और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अगर आपके ऊपर कोई सज़ा असिस्टेंट सेशन जज या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लगाता है तो उसके खिलाफ आप अपील कैसे करेंगे। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल, एक ट्रायल जो हुआ है, पूरा एक अदालती कार्रवाई हुई है, उसके अंदर कोई भी पर्सन कन्विक्टेड करार दिया गया है, मुजरिम करार दे दिया गया है, हेल्ड बाय द असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज ने ये जो है वो पूरा ट्रायल करवाया, अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने, या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये जजों के नाम आपने याद रखने हैं, असिस्टेंट सेशन जज है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। ये जो है वो छोटे लेवल के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जज होते हैं। सबसे बड़ा कौन होता है, सेशन जज होता है। ये आपने सिर्फ माइंड में रखना है, तो आपको ये रेफरेंस जो है वो बनता नजर आएगा कि ये छोटे लो लेवल के जज हैं और इसके ऊपर कौन सा जज है जी, सेशन जज है। जब ये कोई फैसला सुना देंगे ट्रायल के बाद, किसी को मुजरिम करार दे देंगे, फिर क्या होगा, आर एनी पर्सन सेंटेंस्ड अंडर सेक्शन 349 मे अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन। अब उसके पास क्या ऑप्शन मौजूद है कि वो कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब सेशन जज के पास क्या कर सकता है, अपनी अपील पेश कर सकता है। अब कोर्ट ऑफ सेशन में और भी बहुत सारे जजेस होते हैं, तो कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर अपनी अपील जारी जो है वो आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि अगर असिस्टेंट सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट
या जुडिशल मैजिस्ट्रेट, इनमें से कोई भी बंदा आपके ऊपर ट्रायल चला के अदालती कार्रवाई करके आपको मुजरिम करार दे दिया गया है, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर अपील दायर कर सकते हैं। अब इसके अंदर प्रोविजंस हैं, लॉज क्या हैं, कैसे करेंगे। ए तो रिपील होगी, बी क्या है, इफ एन असिस्टेंट सेशन जज, अगर असिस्टेंट सेशन जज जो है पासेस एनी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 4 years, अगर कोई असिस्टेंट सेशन जज ऐसा ऑर्डर देता है, ऐसी सेंटेंस, ऐसी सज़ा दे देता है जिसकी जो सज़ा है, इम्प्रिजनमेंट है, कैद है, वो 4 साल से ज़्यादा है, द अपील ऑफ एनी आर ऑल ऑफ द अक्यूज्ड विल लाई टू द हाई कोर्ट, फिर वो सेशन कोर्ट के अंदर अपील नहीं करेगा। अगर 4 साल से ज़्यादा अगर आपको असिस्टेंट सेशन जज ने सज़ा सुना दी है, तो फिर आपकी अपील किधर जाएगी, हाई कोर्ट के अंदर आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा है जी, इफ़ अ पर्सन इज कन्विक्टेड बाय अ मैजिस्ट्रेट, अगर मैजिस्ट्रेट ने उसको मुजरिम करार दिया है ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 124A ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, द अपील विल लाई टू द हाई कोर्ट, ठीक है। अगर इस सेक्शन के तहत 124A के तहत अगर किसी बंदे को मैजिस्ट्रेट ने कन्विक्टेड मुजरिम करार दिया है, तो फिर अपील किधर जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी, फिर कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं जाएगी, ठीक है। ये 2 एक्सेप्शंस थी। उसके बाद है जी 409, अपील्स टू द कोर्ट ऑफ सेशन हो हर्ड, कि जब कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर, अभी हमने पढ़ा है ना पीछे कि अपील किधर चली जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन में। अब कोर्ट ऑफ सेशन उस अपील को कैसे डील करेगा, कैसे सुनेगा, वो प्रोसेस भी इसमें बता दिया गया, कैसे सुनेगा अभी देखते हैं। अपील्स टू द कोर्ट ऑफ सेशन आर सेशन जज शैल बी हर्ड बाई, अब ये कैसे हर्ड उसको सुनी जाएगी, द सेशन जज आर द एडिशनल सेशन जज। अब एक सेशन कोर्ट ऑफ सेशन का जो मेन जज होता है वो सेशन जज होता है, एडिशनल सेशन जज उस जज की ड्यूटीज परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। जहाँ पे भी वर्ड आएगा असिस्टेंट सेशनल जज, हमने पहले पढ़ा था असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कलेक्टर, ठीक है, सॉरी एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर। तो ये एडिशनल सेशन जज क्या होता है कि जो जज की ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकता है, मतलब है इसको एक्स्ट्रा एक किस्म का सेशन जज आप कह सकते हैं। इनको जो है ना आमतौर पे गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, किसी को गवर्नमेंट पावर दे सकती है, एडिशनल पावर्स दे सकती है कि वो किसी भी सेशन जज की ड्यूटीज को परफॉर्म करे। तो अब केस किधर चला गया जी, सेशन कोर्ट के अंदर। सेशन कोर्ट के अंदर सेशन जज साहब बैठे हैं, अगर वो नहीं बैठे तो फिर एडिशनल सेशन जज साहब बैठे हैं, अगर एडिशनल सेशन जज साहब भी नहीं बैठे तो फिर असिस्टेंट सेशन जज साहब बैठे हैं। ये 3 लोग बैठे हुए हैं जी कोर्ट ऑफ सेशन में। अब होगा कि आगे प्रोविजंस क्या हैं, रूल्स क्या हैं। एन एडिशनल सेशन जज विल हेयर द अपील ओनली इफ, अब आमतौर पर किसने सुननी होती है, जो वहां पे सेशन जज साहब है। अगर सेशन जज नहीं है तो फिर अगर एडिशनल सेशन जज ने अपील सुननी है तो उसकी एक कंडीशन है, एडिशनल सेशन जज विल हेयर द अपील ओनली इफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्ट्स सो बाय जर्नल आर स्पेशल ऑर्डर। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट एडिशनल सेशन जज को ये हुक्म देती है कि तुम ये अपील सुनो, तो फिर वो अपील सुनेगा, ठीक है जी। मैंने बताया ना एडिशनल सेशन जज कौन लगाता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। हमने देखा था एडिशनल कमिश्नर भी कौन लगाता था, गवर्नमेंट लगाती थी, ठीक है। तो आपने ये माइंड में रखना है कि एडिशनल सेशन जज को कौन डायरेक्शन देता है कि वो अपील सुने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसके बाद है जी द सेशन जज ऑफ द डिवीजन असाइंस द अपील टू देम। अब जो सेशन जज है उसके पास पहले अपील आई थी, अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, डायरेक्शंस जारी की हैं कि इसको एडिशनल सेशन जज सुने, तो फिर वो अपील जो है वो सेशन जज किसको दे देगा, असाइन कर देगा उसको, एडिशनल सेशन जज को। एन असिस्टेंट सेशन जज, अब दूसरी बात है, हमने पढ़ा असिस्टेंट सेशन जज भी वहां पे बैठा होता है, उसका क्या काम है, हेयर अपील्स ओनली इफ द अपील इज by a person convicted in a trial held by magistrate of the second class or third class। अगर कोई ट्रायल, कोई जो अदालती कार्रवाई है वो मैजिस्ट्रेट ने चलाई है या सेकंड क्लास और थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट ने उस कार्रवाई को पहले सुन के उस बंदे को मुजरिम करार दिया है,
तो फिर उस कार्रवाई की जो अपील अगर की गई है, तो अगर वो सेशन कोर्ट के अंदर अपील आई है तो उसको उस अपील को कौन सुनेगा? असिस्टेंट सेशन जज। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया 3 किस्म के जजेस होते हैं वहां पे, एक सेशन जज, एक एडिशनल सेशन जज जिसको गवर्नमेंट के डायरेक्शंस देती है कि तुम कोई अपील सुनो, और एक असिस्टेंट सेशन जज जो कि मैजिस्ट्रेट या सेकंड थर्ड क्लास का जो मैजिस्ट्रेट है उसका ट्रायल हुआ है, उसकी अदालती कार्रवाई का कोई आर्डर आया हुआ है, तो उसकी अगेंस्ट कोई अपील आती है तो वो कौन सुनता है? असिस्टेंट सेशन जज। तो ये था जी प्रोसेस हियरिंग का। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 410 410 अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। अब फॉर एग्जांपल कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर से आपको क्या है? सजा मिल गई। पहले हमने क्या देखा था कि अगर क्रिमिनल कोर्ट से आपको सजा मिलती थी तो आप कोर्ट ऑफ सेशन में चले जाते थे। अब आपको सजा, आपका केस ही कोर्ट ऑफ सेशन में चला है, वहां से अगर आपको सजा मिली है तो फिर आप कैसे अपील कर सकते हैं? एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में अपील टू द हाई कोर्ट। अगर कोई भी बंदा सेशन जज या एडिशनल सेशन जज ने उसको मुजरिम करार दिया है तो वो उससे बड़ा जो कोर्ट है, ठीक है, सेशन कोर्ट से बड़ा कौन सा है? हाई कोर्ट। वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ये आपने याद रखना है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उससे छोटा है फेडरल शरीयत कोर्ट, ठीक है, उससे छोटे हैं 5 कोर्ट हैं। हर सूबे के अंदर एक हाई कोर्ट है, ठीक है, 4 सूबे हैं हमारे, तो हर प्रोविंस के अंदर एक हाई कोर्ट और एक हाई कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है। सो टोटल 5 हाई कोर्ट हो गए। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, फिर फेडरल शरीयत कोर्ट, फिर उससे छोटे तीसरे नंबर पर हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, जो हर प्रोविंस के अंदर है। अब प्रोविंस आगे किस में होता है? डिवीजन्स में होता है, डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, ठीक है। अब फिर वो सेशन कोर्ट होता है डिवीजन में, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, फिर आगे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स आ जाती हैं जो छोटे लेवल की हैं, ठीक है जी। तो सेशन कोर्ट से बड़ा कौन सा है जी? हाई कोर्ट है। फिर वो अपील कहाँ पे की जा सकती है? हाई कोर्ट में की जा सकती है। उसके बाद 411 ओमिटेड है, 411A है, अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ हाई कोर्ट। अगर फॉर एग्जांपल आपको सजा ही हाई कोर्ट से होती है, ठीक है, अगर आपका ट्रायल हाई कोर्ट में चला था, वहां से आप सजा याफ्ता हो गए, अब आप किधर अपील कर सकते हैं? एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय अ हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन में अपील टू द हाई कोर्ट इटसेल्फ इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस ऐसे हैं, ठीक है, जिनके अंदर अगर आपका केस हाई कोर्ट के अंदर ही चला था और आप कन्विक्टेड करार दे दिए गए हैं, तो फिर आप अपील हाई कोर्ट के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। इवन इन इफ नॉर्मली नॉट अलाउड बाय द सेक्शंस 418 to 423 except where the appeal goes directly to the Supreme Court under Article 185 of the Constitution। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जैसा कि 418 है, 423 है, ये केसेस में आप फिर अपील उसी हाई कोर्ट में नहीं करेंगे। इसमें अपील आपकी किधर चली जाती है? हाई कोर्ट से बड़ा कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो चली जाएगी अपील, ठीक है। तो अब हमें ये पता चला कि अगर आपकी कन्विक्शन भी हाई कोर्ट में हुई है तो फिर आप हाई कोर्ट के अंदर ही क्या कर सकते हैं? उसको अपील कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट में अपील करने के कुछ डिफरेंट ग्राउंड्स होंगे, क्योंकि पहले हम पढ़ रहे थे कि छोटे कोर्ट में आपके ऊपर कन्विक्शन हुई, आप उससे बड़े कोर्ट में अपील कर देते थे, ठीक है। अब क्या है कि उसी कोर्ट के अंदर कन्विक्शन हुई है, उसी में आप मुजरिम करार हुए, उसी में ही आप अपील कर रहे हैं, तो कोई डिफरेंट प्रोसेस होगा, वो देखते हैं। कन्विक्शन बेस्ड प्योरली ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब है कि आपको उसके जिस हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस ने आपके खिलाफ फैसला दिया है, तो आपके उनके जो उन्होंने लॉ इंटरप्रेट किया है उसके ऊपर आपको क्या है? एतराज है, तो फिर क्या होगा? ऑटोमेटिक राइट टू अपील, फिर आपके पास राइट आ जाएगा, ठीक है जी, अपील करने का। दूसरा है कन्विक्शन इन्वॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और मिक्स्ड लॉ एंड फैक्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आपके ऊपर जुर्म लगा है और आपको एतराज है उस जुर्म के कुछ फैक्ट्स के साथ, ठीक है, कि एविडेंस सही नहीं पेश किए गए या विटनेस सही नहीं पेश किए गए, या फिर कोई उसके साथ आपने देखा है कि वो एविडेंस क्योंकि सही नहीं थे, तो साथ ही फिर क्या है कि लॉ की इंटरप्रिटेशन भी सही, आपको इस तरह के कोई एतराज़ात हैं
तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन आपको लीव लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी ऑफ द एपलेट कोर्ट। अब ये एपलेट कोर्ट कौन सा होता है? ऐसा कोर्ट जिसके अंदर आपने अपील दायर करनी है, ठीक है। एपलेट कोर्ट कौन सा होता है? जिसके अंदर आप अपील दायर करते हैं, उसको कहते हैं जी एपलेट कोर्ट। आपको पहले एपलेट कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, लीव लेनी पड़ेगी कि हम यहाँ पे अपील दायर करना चाहते हैं और उसके हमें एतराज़ात जो हैं वो ये हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? आर सर्टिफिकेट बाय जज हु ट्राइड द केस दैट इट इज फिट फॉर अपील। उसके बाद या फिर ऐसा होगा कि हाई कोर्ट जहां पे आपका केस चला है, उसके जज ने जो फैसला सुनाया था, आप उससे जाके एक सर्टिफिकेट बनवा लें, उसको अपनी रीज़न बताएं कि हमें ये एतराज़ात हैं। अगर वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के दे देता है कि ठीक है आप जाके अपील कर लें एपलेट कोर्ट में, वो एक सर्टिफिकेट देगा, उसके बाद आप जाके अपील कर सकते हैं। उसके बाद है जी अगेंस्ट द सेंटेंस विद लीव ऑफ द एपलेट कोर्ट। अगर आपको कोई सज़ा हो जाती है, ये तो हमने पहले दो सिचुएशन पढ़े ना कि आपको एतराज़ात थे, फिर अगर आपको सज़ा हो जाती है। अब आपको तो सज़ा हो चुकी है, अब आप क्या अपील करेंगे वो देखते हैं। विद लीव परमिशन ऑफ द एपलेट कोर्ट, जिस कोर्ट में आपने अपील दायर करवानी है वहाँ से परमिशन लेंगे। अनलेस सेंटेंस इज वन फिक्स्ड बाय द लॉ, अगर सेंटेंस फिक्स्ड हो तो फिर आप नहीं कर सकते। उसके बाद है जी अपील बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अच्छा, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक वकील होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट का होता है। पब्लिक जिसके साथ भी लग जाए ना, पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है जी। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू अपील टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट एन इक्विटल गिवन बाय द हाई कोर्ट। अगर किसी के खिलाफ गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया था और उसके ऊपर केस चलाया था और उसको हाई कोर्ट से रिहाई मिल गई है, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ऑर्डर्स दे सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि तुम हाई कोर्ट में जाके अपील करो, ठीक है जी। अब वो क्या करेगा? अपील करेगा इन द ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, जिस भी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी वहाँ पे। सच अपील मे बी ऑन बोथ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। ये अपील भी उसी तरह एतराज़ हो सकता है लॉ की इंटरप्रिटेशन पे, या एविडेंस, या किसी भी विटनेस की जो है वो किसी भी चीज़ के ऊपर आपको एतराज़ है तो आप कर सकते हैं। बट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन इन क्लासेस बी एंड सी, ठीक है जी। ये क्लासेस जो पहले हमने बी और सी की है उसमें नहीं होगी। कंपोजिशन ऑफ द डिवीजन कोर्ट। अच्छा, ये जो अब एक क्या कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपील की है हाई कोर्ट के अंदर, तो इसके लिए एक फिर डिफरेंट प्रोसेस है। इसमें फिर क्या किया जाएगा कि एक कंपोजिशन ऑफ डिवीजन कोर्ट, एक हाई कोर्ट क्या है डिवीजन कोर्ट बनाएगा, ठीक है। अपील अंडर दिस सेक्शन मस्ट बी हेयर्ड बाय अ डिवीजन कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के आगे एक डिवीजन कोर्ट होता है, वो इस अपील को सुनेगा। कंपोज्ड ऑफ एट लीस्ट 2 जजेस, ठीक है जी। ये जो डिवीजन कोर्ट है इसके बारे में बताया जा रहा है कि डिवीजन कोर्ट हाई कोर्ट की एक ब्रांच है जिसके ऊपर एट लीस्ट 2 जजेस जो है वो तैनात होते हैं और वो अपील्स सुनते हैं ऐसे केसेस की। Judges hearing the appeal must not be the same as those who tried the original case। मतलब जिन जजेस ने पहले केस को ट्राई करके उसका क्या किया है फैसला सुना दिया है, अब उस डिवीजन कोर्ट में भी वही जजेस जो है अपील को नहीं सुन सकते, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स के जिन्होंने पहले आपके ऊपर सजा लगाई है उन्हीं जजेस को आप दोबारा अपील नहीं कर सकते, अब जजेस चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। इफ इट इज इनप्रैक्टिसेबल टू फॉर्म सच अ कोर्ट, अगर ऐसा कोर्ट बनाना मुमकिन ना हो, हाई कोर्ट मस्ट रिपोर्ट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हाई कोर्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बता देगा। विच में ट्रांसफर द अपील टू अनदर हाई कोर्ट, फिर वो अपील किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर की जा सकती है अंडर सेक्शन 527। उसके बाद है जी अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में कब अपील जाएगी, कैसे जाएगी वो देखते हैं। सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक एंड कंडीशंस लेड डाउन बाय द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट की कंडीशंस के मुताबिक अ फर्दर अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट। आप एक आखिरी अपील सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं फ्रॉम एनी ऑर्डर मेड बाय अ डिवीजन बेंच। अब ये जो डिवीजन बेंच था उसने कोई ऑर्डर दिया है उस पर भी आपको एतराज़ हो गया, फिर आप जो आखिरी अपील किधर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अंडर सब सेक्शन 1
इफ द हाई कोर्ट डिक्लेयर्स द मैटर फिट फॉर सच अपील, हाई कोर्ट अगर ये कहता है कि ये अपील आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो दायर करने के काबिल है, तो फिर वो अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दी जाएगी। उसके बाद है जी 412 नो अपील इन सर्टन केसेस व्हेन अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। अगर जिस बंदे पर इल्ज़ाम था वो क्या करता है कि अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लेता है, ठीक है। अब उस बंदे ने तो जुर्म कबूल कर लिया, अब उसने किस चीज़ की अपील करनी है, ठीक है, वो अभी हम देखते हैं। इफ़ एन अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी एंड इज कन्विक्टेड बाई, एक बंदे ने क्या किया है कि अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसको मुजरिम करार दे दिया गया है। हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, देन नो अपील इज एक्सेप्ट। कोई भी बंदा हाई कोर्ट के सामने, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के सामने प्लीड गिल्टी हो जाता है, अपना जुर्म मान लेता है, कोई भी अपील जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी। लेकिन एक अपील है जो फिर भी की जा सकती है, वो कौन सी है? टू क्वेश्चन द एक्सटेंट ऑफ द सेंटेंस टू हार्श और टू लाइट आर, मतलब ये है कि आपको एतराज़ है कि ठीक है आपने अपने जुर्म मान लिया, अब जो आपके ऊपर सज़ा लगाई गई है उस पे आपको एतराज़ है कि ये जो मेरे ऊपर सज़ा है ये ज़्यादा है, तो आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। उसको कम करवाना है तो फिर आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। किसी ने मर्डर किया था, ठीक है, उसके ऊपर तो अगर फ़र्ज़ करें लग गई है, उसको फांसी की सज़ा है, तो वो ये अपील कर सकता है कि मुझे फांसी ना दें, आप मुझे उम्र कैद दे दें, ठीक है। तो इस तरह की कोई अपील की जा सकती है। टू क्वेश्चन द लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस, या फिर आपको जिस जो है वो लीगल, आपको कानून के मुताबिक कोई एक्स्ट्रा किस्म की सज़ा दी जा, वो कहते हैं ना कि आप इनको चौक में लटका दें। अगर कोई ऐसा ऑर्डर आता है कि चौक में लटका दे, तो ऐसा कोई कानून ही नहीं है। तो आपको क्या किया गया है, कानून के खिलाफ कोई सज़ा दी जा रही है, फिर भी आप क्या करेंगे, अपील कर सकते हैं। ये मानने की सूरत में था। उसके बाद बात करते हैं 413 नो अपील इन द पैटी केसेस। पैटी केसेस होते हैं छोटे छोटे केसेस, ठीक है, जिनकी छोटी छोटी सज़ाएं हैं, छोटी छोटी इम्प्रिजनमेंट या थोड़ा सा 50-200 रुपये फाइन, ऐसे केसेस में अपील नहीं हो सकती। नो अपील इज़ अलाउड इफ़ द पनिशमेंट इज़ वेरी स्मॉल, अगर पनिशमेंट बहुत थोड़ी सी है तो अपील नहीं होगी। बाय द हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ने दी है इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, अगर हाई कोर्ट में आपका केस चला है और आपकी जो है वो पनिशमेंट है, आपकी जो कैद है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं है, और फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज़, अगर आपका फ़ाइन 200 रुपये से ज़्यादा नहीं है या 6 महीने से ज़्यादा कैद नहीं है, हाई कोर्ट में आपका केस चला है, तो फिर आपको पैटी केस करार दिया जाएगा और आप कोई भी अपील नहीं दायर कर सकते। उसके बाद बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, पहले हमने हाई कोर्ट की बात की, अब कोर्ट ऑफ सेशन की बात करते हैं। इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, कोर्ट ऑन सेशन कोई फैसला सुनाता है और आपको कोई कैद दी जाती है जिसकी जो ड्यूरेशन है 1 मंथ से ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप क्या है, अपील नहीं कर सकते। उसके बाद है जी बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, फाइन नॉट एक्सीडिंग, अगर फाइन की बात करें, कोर्ट ऑफ सेशन की जो सज़ा दी गई है और आपको फ़ाइन जो है वो 50 रुपये से ज़्यादा फ़ाइन नहीं लगाया गया, तो फिर भी आप अपील नहीं कर सकते। 50 रुपये दे दो यार क्या। उसके बाद है जी एक्सप्लेनेशन, इफ़ अ पर्सन इज़ गिवन इम्प्रिजनमेंट ओनली बिकॉज दे कुड नॉट पे द फाइन, अगर एक ऐसा पर्सन जिसको कैद इसलिए किया गया है कि वो फाइन ही नहीं दे सकता, मतलब उस पहले फाइन लगाया गया था, उसने फाइन नहीं दिया, तो अब उसको पकड़ के क्या कर दिया, कैद कर दिया, डिफॉल्ट सेंटेंस हो गया। बट नो एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस वाज पास, नो अपील लाइज, तो ऐसी सूरत हाल में भी अपील आप नहीं कर सकते कि आपको ओरिजिनल जो है वो इम्प्रिजनमेंट नहीं हुई थी, आपको कैद की सज़ा नहीं हुई थी, ओरिजिनली आपको क्या हुआ था, आपके ऊपर फाइन लगा था, आपने पे नहीं किया, 50-200 रुपये 300 रुपये जितना भी फाइन था वो आपने पे नहीं किया, अब आपको उठा के कैद में डाल दिया गया, तो आप अपील नहीं कर सकते। उसके बाद है जी 414 नो अपील फ्रॉम सर्टन समरी कन्विक्शंस, मतलब ये कि ऐसे जो समरी के ट्रायल्स चले, हमने ट्रायल्स के अंदर पढ़ा था, ऐसे ट्रायल जो इमीडिएटली होते हैं, जो फास्ट होते हैं, कोई ऐसा ट्रायल चलाया गया है जिनके अंदर क्या होती है, जो सज़ाएं हैं, जो फ़ाइन है वो 10,000 से कम होता है, वो हमने सारी डिटेल उसके अंदर पढ़ी थी।
तो ऐसे ट्रायल के अंदर भी कोई अपील नहीं होगी। इन समरी ट्रायल्स, क्विक ट्रायल्स अंडर सेक्शन 260, इफ द मैजिस्ट्रेट पासेज अ सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज, अगर आपको फाइन 200 से ज्यादा नहीं होता, देन नो अपील इज अलाउड, फिर आपके ऊपर अपील जो है वो आप अपील नहीं कर सकते। तो ये आपने याद रखना है कि सारे समरी ट्रायल पे अपील नहीं, जो समरी ट्रायल जिनके अंदर आपके ऊपर 200 से ज्यादा फाइन नहीं लगता, तो उनको आप अपील में ला सकते हैं। मतलब ये 200 से ज्यादा होगा तो फिर आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद है जी 415, प्रोवाइजो टू द सेक्शन 413 एंड 415। ये 413 क्या था जी, वो हम देखते हैं क्या था जी। 413 था नो अपील इन पैटी केसेस में अपील नहीं हो सकती और समरी ट्रायल्स के अंदर अपील नहीं हो सकती। अब उसके कुछ आगे रूल्स क्या हैं। एन अपील में बी ब्रॉट अगेंस्ट एनी सेंटेंस रेफर्ड इन सेक्शन 413 और 414, इसके अंदर आप अपील कर सकते हैं। अब ये आपको एक्सेप्शन दी जा रही, पहले क्या कहा है कि इन केसेस के अंदर अपील नहीं हो सकती, कुछ कंडीशंस थी जिसमें हो सकती थी। अब और इसके रूल्स क्या हैं जी। इफ द पनिशमेंट मेंशन्ड देयरइन इज कंबाइंड विद एनी अदर पनिशमेंट, मतलब ये कि अब अगर आपको समरी ट्रायल में जो पनिशमेंट हुई है उसको किसी और पनिशमेंट के साथ भी कंबाइन कर दिया गया, ठीक है, और आपकी जो है वो पनिशमेंट अब क्या हो गई, बढ़ गई है, तो क्योंकि आपकी पनिशमेंट बढ़ गई है तो अब अपील नहीं होगी, ठीक है जी। However, no sentence shall become appealable merely because the convicted person is also ordered to provide security to keep the peace. और ये भी बताया गया है कि कोई भी सजा जो है shall become appealable, वो उस वक्त appealable हो सकती है merely because the convicted person is also ordered to provide security to keep the peace, कि उस बंदे को ये ऑर्डर दिया गया था कि तुम कोई ऐसी श्योरिटी लेके आओ जिससे तुम पीस कायम रखोगे। अ सेंटेंस ऑफ, अब आगे एक्सप्लेनेशन है, अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, अगर आप फाइन नहीं देते तो फिर आपको अगर कैद हो जाती है। व्हेन यू डोंट पे द फाइन सो यू गो टू द जेल, और फिर आप जेल चले जाते हैं। इज नॉट कंसीडर्ड एज अ कम्बिनेशन ऑफ टू पनिशमेंट्स, इसको टू पनिशमेंट्स कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये तो एक ही पनिशमेंट को आगे चलाया गया ना। आपको पहले पनिशमेंट क्या होगी ओरिजिनल, फाइन की, फाइन आपने नहीं दिया, फाइन की पनिशमेंट खत्म, अब आप जेल में जाके वो जो है वो 1-2 महीने गुजार रहे हैं कि आपका फाइन जो आएगा वेव हो जाएगा। सो नो अपील ऑन द ग्राउंड अलोन। उसके बाद है जी 415A, स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टन केसेस, कुछ केसेस में जो है वो स्पेशल राइट्स दिए गए अपील करने के। इफ मोर देन वन पर्सन इज कन्विक्टेड इन द सेम ट्रायल, एक ही ट्रायल में क्या होता है कि एक पर्सन जो है, एक से ज्यादा पर्सन जो है उनको मुजरिम करार दे दिया जाता है, ठीक है। कोई जुर्म हुआ, कत्ल हुआ, उसके अंदर 3-4 लोग इन्वॉल्व थे और सबको सजा हो गई है, ठीक है जी। एंड एन अपीलेबल जजमेंट और ऑर्डर इज पास्ड, अब उसका ऑर्डर जो पास किया गया है वो अपीलेबल है, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि आप अपील कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस हैं अपील करने की। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ देम, देन ऑल और एनी ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन इन दैट ट्रायल हैव द राइट टू अपील, फिर उनमें से कोई भी बंदा या वो सारे क्या कर सकते हैं, अपील। अगर किसी एक बंदे के लिए भी अपील का ऑप्शन मौजूद होगा तो सब अपील कर सकेंगे। उसके बाद है जी सेक्शन 416 जो कि रिपील हो चुका है 416। उसके बाद 417 है जी अपील इन केस ऑफ इक्विटल, कि अगर आपको रिहाई हो जाती, इक्विटल कहते हैं रिहाई को, आप जो है वो बेगुनाह करार होके आपको छोड़ दिया जाता है, उस केस में भी इक्विटल अपील हो सकती है। जिसने आपके ऊपर केस किया हुआ था वो दोबारा अपील कर सकता है कि इसको पकड़ो। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपील, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अगर कोई आप पे केस चलाया हुआ था वो अपील करेगी कैसे। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको इंस्ट्रक्शन देगी टू फाइल एन अपील इन द हाई कोर्ट, कि वो हाई कोर्ट के अंदर अपील करे अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, ये जो रिहाई का ऑर्डर आया है इसके खिलाफ। वेदर ओरिजिनल आर एपलेट, चाहे ओरिजिनल ऑर्डर आया है या फिर अपील कोर्ट से ऑर्डर आ गया है, पास्ड बाय एनी कोर्ट अदर देन अ हाई कोर्ट, कि अगर हाई कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है तो फिर एक्विटल का ऑर्डर, तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जाके अपील करेगा। ये तो गवर्नमेंट का काम था। अगर कंप्लेनेंट अपील करना चाहे,
कंप्लेनेंट, मतलब ये कि एक बंदे ने कंप्लेन की थी किसी के ऊपर, उसका फिर ट्रायल चला और वो बंदा जिसके ऊपर कंप्लेन की गई थी वो अक्यूज्ड बंदा था, वो फिर भी क्या हो गया जी, एक्विटल मिल गया उसको, वो रिहा हो गए। अब जिस बंदे ने कंप्लेन की थी अगर वो अपील करना चाहे तो उसके खिलाफ फिर कैसे करेगा। स्पेशल लीव, इफ द इक्विटल हैपन्स इन अ केस स्टार्टेड अपॉन अ कंप्लेन, किसी भी कंप्लेंट के ऊपर अगर कोई अपील जो है वो केस स्टार्ट हुआ था और उस केस के नतीजे में किसी को इक्विटल मिल गया है, रिहाई मिल गई है, द कंप्लेनेंट कैन आल्सो अपील, वो जो कंप्लेनेंट है वो भी अपील कर सकता है, बट द कंप्लेनेंट मस्ट फर्स्ट पे टू द हाई कोर्ट फॉर स्पेशल लीव आर टू अपील। तो पहले उस कंप्लेनेंट को हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, स्पेशल लीव लेनी पड़ेगी कि मैं अपील करना चाहता हूँ। इफ़ ग्रांटेड द कंप्लेनेंट में देन प्रेजेंट द अपील, अगर उसको वो परमिशन मिल जाती है तो उसके बाद वो फिर क्या करेगा, अपील कर देगा। उसके बाद तीसरी ऑप्शन है जी प्राइवेट राइट ऑफ अपील इंसर्टेड लेटर, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन एक्विटल, कि किसी बंदे को जो छोड़ दिया है, कोई बदमाश किस्म का बंदा था, उसको जब छोड़ दिया तो किसी और बंदे को, कोई भी प्राइवेट बंदा है उस सोसाइटी के अंदर जहाँ पे वो रहता है, उसको अगर उससे कोई नुकसान हो सकता है या फिर उसको उससे कोई तकलीफ है तो वो क्या कर सकता है, बाई कोर्ट और अदर हाई कोर्ट में डायरेक्टली फाइल एन अपील विद इन 30 डेज, वो 30 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट या इस जो हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट से रिहा हुआ बंदे के खिलाफ वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। उसके बाद चौथा जो है वो है टाइम लिमिट। एप्लीकेशन फॉर स्पेशल लीव, जो आपने स्पेशल परमिशन लेनी है बाय द कंप्लेनेंट, जो कंप्लेनेंट ने स्पेशल परमिशन लेनी होती है अपील करने के लिए, सब सेक्शन 2 जो हमने ऊपर पढ़ा है, मस्ट बी फाइल्ड विद इन 60 डेज, 2 महीने के अंदर अंदर आपने जो है वो स्पेशल लीव की एप्लीकेशन देनी है फ्रॉम द डेट ऑफ इक्विटल, जब वो बंदा रिहा हुआ था उस डेट से आगे आपके पास 2 महीने का टाइम है। उसके अंदर अंदर आपने क्या करना है जी, आपने एप्लीकेशन लेनी है, अपनी एप्लीकेशन देनी है हाई कोर्ट को और उनसे ये लीव लेनी है, परमिशन लेनी है कि आप अपील दायर करना चाहते हैं। इफ द स्पेशल लीव इज रिफ्यूज्ड, अगर स्पेशल लीव आपकी नहीं मानी जाती, देन नो अपील लाइज अंडर सब सेक्शन 1, तो फिर आप अपील भी नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। उसके बाद है जी 418 अपील ऑन व्हाट मैटर्स एडमिसेबल, एनी अपील में बी मेड ऑन मैटर ऑफ फैक्ट। मैटर ऑफ फैक्ट मैंने पहले ही बताया कि कोई भी आपको क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है एविडेंस के रिलेटेड, डिस्प्यूट अबाउट एविडेंस, विटनेस वगैरह, ठीक है, तो फिर आप अपील कर सकते हैं। मैटर ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ या प्रोसीजर आपके साथ सही नहीं हुआ तो फिर आप अपील कर सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, द क्लेम दैट अ सेंटेंस इज टू स्वेयर शैल बी ट्रीटेड एज अ मैटर ऑफ लॉ, अगर कोई बंदा ये क्लेम करता है कि जो मुझे सजा दी गई है वो बहुत ज़्यादा है तो इसको ट्रीट किया जाएगा मैटर ऑफ लॉ के तहत। तो आपने ये याद रखना है, मैटर ऑफ लॉ है टू स्वेयर सेंटेंस। उसके बाद है 419 पेटिशन ऑफ अपील, कि अपील कैसे दायर की जाएगी, उसका क्या तरीकाकार होगा। एवरी अपील मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ रिटन पेटिशन, कि अपील जो आपने करनी है पहले उसका एक प्रॉपर जो है वो आप उसको रिटन फॉर्म में जो है वो सबमिट करवाएंगे, रिटन पेटिशन होगी। प्रेजेंटेड आइदर बाय द अपीलेंट, जिस बंदे ने अपील करनी है वो खुद प्रेजेंट करे, द पर्सन अपीलिंग, और हिज प्लीडर या उसका कोई लॉयर वगैरह है तो वो रिटन फॉर्म में क्या करेगा जी, अपील दायर करेगा। अब द पिटीशन मस्ट अनलेस द एपिलेट कोर्ट अलाउज अदरवाइज बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर बीइंग अपील्ड। अब उस अपील के साथ जो आपके खिलाफ ऑर्डर लगे हुए हैं, जिसके खिलाफ आप अपील कर रहे हैं, उससे पहले आपका कोई ना कोई ऑर्डर आ गया ना कोर्ट की तरफ से, फॉर एग्जांपल, या फिर एक्विजिशन आ गया है या एक्विटल आ गया है या आपको मुजरिम करार दे दिया गया है या आपको क्या करार दे, आपको छोड़ दिया गया, बेगुनाह करार दे दिया गया, तो वो जो ऑर्डर आया वो भी उस जो पेटिशन है अपील की जो एप्लीकेशन है उसके साथ आप अटैच कर देंगे। अगर आपको एपलेट कोर्ट इजाज़त दे दे कि आपको नहीं ज़रूरत करने की तो फिर आप ना करें। उसके बाद है जी 420 प्रोसीजर व्हेन एपिलेंट इज इन जेल, अगर अपील करने वाला जेल के अंदर बैठा है तो फिर उसके साथ उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो कैसे अपील कर सकता है। इफ़ द अपीलेंट इज इन जेल
जो अपील करने वाला है वो जेल के अंदर है, ही कैन फाइल द अपील बाय गिविंग हिज पिटीशन कॉपीज टू द ऑफिसर। वो अपनी अपील की जो पिटीशन है उसकी कॉपीज किसको देगा? ऑफिसर को देगा। इंचार्ज ऑफ जेल, जो जेल इंचार्ज है उसको दे देगा। द जेल ऑफिसर मस्ट देन फॉरवर्ड देम टू द प्रॉपर एपीलेट कोर्ट। फिर वो जेल ऑफिसर जिस एपीलेट कोर्ट, मतलब जहाँ पे अपील सुनी जानी थी, जो कोर्ट है, उसको वो जो डॉक्यूमेंट्स है, पिटीशन है, वो सेंड कर देगा। फिर उसका आगे केस चलेगा अपील का। उसके बाद है जी समरी डिसमिसल ऑफ अपील, के इमीडिएट डिसमिसल ऑफ अपील। व्हेन एन एपलेट कोर्ट रिव्यूज द अपील पिटीशन, जब एक एपलेट कोर्ट जिसके पास अपील आई है उस रिसीव्स द अपील पिटीशन, जब वो रिसीव करता है अंडर सेक्शन 419 और 420, जो हमने ऊपर सेक्शन पढ़े हैं, इट मस्ट परसू इट, वो उसको देखेगा। इफ द कोर्ट थिंक्स, अगर कोर्ट ये सोचता है, वो ये समझता है, देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड टू इंटरफेयर, कि ये जो अपील है ये फजूल है, एवं इसको आगे चलाने की जरूरत नहीं है, इट मे डिसमिस द अपील समैरली, तो वो फौरी तौर पर जल्दी जल्दी उस अपील को डिसमिस कर सकता है। ठीक है जी। सेफ गार्ड्स, इफ द अपील इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 419 डायरेक्ट पिटीशन बाय द एपीलेंट और प्लीडर। ठीक है जी, अगर कोई प्लीडर है या अपील करने वाला एपीलेंट है, उसने डायरेक्ट अपनी जो है वो अपील दायर कर दी है, द कोर्ट कैन नॉट डिसमिस इट विदाउट फर्स्ट गिविंग द एपीलेंट और प्लीडर टू रीजनेबल चांस टू बी हेयर्ड। पहले उस जो है प्लीडर है, जो लॉयर है या एपीलेंट है जिसने अपील की है, उसकी बात पहले सुन लेगा। अगर उसको रीजनेबल लगेगी तो उस अपील को चलाएगा, अगर नहीं लगेगी तो फिर उसको डिसमिस कर देगा। ठीक है जी। ये है जी जो सेक्शन 419 है उसके लिए है। उसके बाद जो हमने 420 पढ़ा था ना, कि जो जेल में बैठा है उसके लिए ये प्रोविजन नहीं है। उसके बाद है द कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ केस बिफोर डिसमिसल। कोर्ट जो है वो इसको केस का जो रिकॉर्ड है, जो असेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मंगवा के उसको देख सकता है कि ये अब अपील आगे चलाई जानी है या नहीं। बट इट इज़ नॉट बाउंड टू डू सो, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा के पहले चेक करे। वो बस अपील को ही चेक करके उसे अगर समझ आ रहा है तो वो एक्शन ले सकता है। उसके बाद है जी 422 नोटिस ऑफ अपील। इफ़ द कोर्ट डज नॉट डिसमिस द अपील सुमेरली, अगर कोर्ट जो है वो फौरी तौर पर अपील को डिसमिस नहीं करता, देन इट मस्ट, फिर वो क्या करेगा, गिव नोटिस टू द अपीलेंट, वो अपीलेंट अपील करने वाले को नोटिस एक जारी करेगा, और हिज लायर या फिर उसका जो वकील है उसको, अबाउट द हियरिंग डेट एंड प्लेस, और उनको ये बताएगा कि आप जनाब ये वाली इस डेट को इस जगह पे आपने आ जाना है। उस नोटिस के अंदर बताया गया होगा कि आपकी जो अपील है इसको सुना जाएगा, इसकी हियरिंग होगी। गिव नोटिस टू द ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको नोटिस देगा, या कोई भी ऑफिसर है जिसको नोटिस देना ज़रूरी है उसको नोटिस भेज दिया जाएगा। ऑन रिक्वेस्ट प्रोवाइड हिम विद अ कॉपी ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अपील, फिर अगर वो रिक्वेस्ट करता है तो उसको क्या है कि कॉपी ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद इन अपील्स अंडर सेक्शन 411A2 हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर सेक्शन 417 अपील अगेंस्ट एक्विटल, नोटिस मस्ट बी आल्सो बी गिवन टू द अक्यूज्ड। ठीक है जी। ये जो सजाएं हैं ना, ये 411 417, इनके जो अक्यूज्ड हैं, जिन पे इल्ज़ाम लगा है, उनको भी नोटिस भेजा जाएगा कि आप भी आए, आपके ऊपर ये जो है वो अपील हुई है, आपको भी सुना जाएगा, आपकी बात भी सुनी जाएगी। उसके बाद है जी पावर ऑफ एपलेट कोर्ट। अब जिस कोर्ट में अपील की गई है उसकी कुछ पावर्स होंगी। कौन सी पावर्स हैं? द एपलेट कोर्ट विल फर्स्ट कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस का सारा रिकॉर्ड मंगवाएगा। इफ़ इट इज़ नॉट ऑलरेडी बिफोर इट, अगर उसके पास पहले नहीं था। आफ्टर रीडिंग द रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड को रीड करके, हेयरिंग द एपीलेंट और हिज लॉयर प्रेजेंट एंड हेयरिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ प्रेजेंट, और सब पार्टीज की बातों को सुन के, एपीलेंट जिसने अपील किया उसकी बात, या उसका कोई लॉयर है, या फिर गवर्नमेंट का जो लॉयर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन सब की बातें सुन के, and in case of appeal under section 411A2 or section 417 also hearing the accused, और accused को अगर सुनने की ज़रूरत है इन sections के तहत तो उनको भी, उनकी बात भी सुनेगा। ठीक है, ये इसके लिए वर्ड यूज होता है ऑडी
alteram partem. If he appears, द कोर्ट में डिसाइड एज फॉलोज. कोर्ट जो है वो अब डिसीजन दे सकता है. सबकी बातें सुन ली है, अब वो उस अपील की सारी बातें शातें सुनने के बाद, दोनों पार्टियों को सुनने के बाद अब वो क्या करेगा, ऑर्डर दे सकता है. कैसे? पहली बात तो यह है कि वो डिसमिस कर सकता है द अपील इफ इट फाउंड्स नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द इंटरफेरेंस. अगर वो ये समझता है कि इस अपील को चलाना, इसके अंदर इंटरफेयर करना, ठीक है, कोई जो है वो लॉजिक नहीं बनती, कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो वो उस अपील को ही डिसमिस कर देगा. आर इट में पास वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स, या फिर उसके पास कुछ ऑर्डर्स हैं जो पेश कर सकता है. इन एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ इक्विटल, अगर किसी बंदे को रिहाई मिल गई थी या बेजुर्म करार दे दिया गया था, तो फिर क्या होगा, उस बंदे ने क्या की है, अपील की है, तो उसका जो एक्विटल ऑर्डर है वो रिवर्स किया जा सकता है. ठीक है, अगर उसके खिलाफ, अगर वो समझता है कि ये अपील ठीक है, अगर किसी बंदे ने उसके खिलाफ अपील करवाई थी, जिस बंदे को रिहाई मिल गई है, तो अगर वो एपलेट कोर्ट ये समझता है कि ये वाकई अपील ठीक की गई है, तो वो जो उसको रिहाई मिली थी उसका रिवर्स किया जा सकता है. एंड ऑर्डर फर्दर इंक्वायरी, और फर्दर इंक्वायरी के लिए भी क्या किया जा सकता है जी, ऑर्डर किया जा सकता है. आर डायरेक्ट दैट द अक्यूज्ड बी ट्राइड आर सेंट फॉर ट्रायल टू द कोर्ट ऑफ सेशन आर हाई कोर्ट. और ये भी कह सकता है कि इस अक्यूज्ड को क्या किया जाए कि इसको सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके इसके ऊपर अदालती कार्रवाई की जाए, ताकि पूरा जो है वो सारा प्रोसेस हो और जो फैक्ट्स हैं वो सामने आए. और हिम फाइंड हिम गिल्टी एंड पास सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ. अगर वो बंदा जो है वो मुजरिम पता चल गया कि वाकई इसने जुर्म किया है, ये सजावार है, तो उसके ऊपर कौन सी सजाएं लगाएगा. इन एन अपील फ्रॉम द कन्विक्शन, जो उसके ऊपर जुर्म जो है वो साबित हो गया, उसके अपील के तहत उसके ऊपर जो है वो क्या की जाएगी, सजा लगाई दी जाएगी. उसके बाद रिवर्स द फाइंडिंग एंड सेंटेंस, और जो पहले सजा थी उसको रिवर्स भी कर सकता है. एंड इक्विट आर डिस्चार्ज द अक्यूज्ड, और जो अक्यूज्ड है उसको छोड़ा भी जा सकता है, डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, उसको बेगुनाह भी करार दे सकता है. ये सारी पावर्स हैं एपलेट कोर्ट के पास. और ऑर्डर आर री ट्रायल बाई अ कम्पिटेंट कोर्ट, या फिर वो जो ये कोर्ट का प्रोसीजर है इसको री ट्राई करे, इसके भी ऑर्डर दे सकता है. सबऑर्डिनेट टू द एपलेट कोर्ट, जो एपलेट कोर्ट के नीचे कोर्ट होगा उसको ये ऑर्डर देगा कि आप इस सारे केस को दोबारा इसके ऊपर जो है वो अदालती कार्रवाई करें. आर सेंड फॉर ट्रायल, या फिर ट्रायल के लिए दोबारा भेज देगा. उसके बाद है जी मेंटेन द फाइंडिंग्स. अब जो भी उसको उसके सामने चीज़ आई है, कोई भी जो है वो फैक्ट्स उसके सामने आए हैं, उनको मेंटेन करना है. बट मेंटेन द सेंटेंस, और जो सेंटेंस है उसको भी मेंटेन, जो सज़ा है. और अल्टर द फाइंडिंग स्लाइटली बट रिड्यूस द सेंटेंस, या फिर वो क्या कर सकता है, पहली बात तो यह है कि वो उन फाइंडिंग्स को उतना ही रखे, और सेंटेंस जो उसको सज़ा दी गई थी उसको मेंटेन रखे, जितनी थी पहले उतनी ही रख सकता है. या फिर अगर वो चाहता है कि कुछ उस सज़ा को या उन फाइंडिंग्स को कम करके कोई जो है वो रास्ता निकल सकता है, तो उसको कम कर सकता है. ये अपीलेट कोर्ट के पास इख्तियारात हैं. आल्टर द नेचर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के नेचर को चेंज कर सकता है. विद और विदाउट रिड्यूसिंग इट, और विद और विदाउट अल्टरिंग द फाइंडिंग. अब ये जो नेचर को चेंज करना वो क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी को फांसी की सज़ा है तो उसको उम्र कैद की करवा देगा, ठीक है. इस तरह थोड़ा सा कोई नेचर के अंदर चेंज करेगा, लेकिन ओरिजिनल जो सज़ा है जो लीगली है वो ही रहेगी, ठीक है जी. बट सब्जेक्ट टू द सेक्शन 1063 द सेंटेंस कैन नॉट बी इनहेंस्ड, सेंटेंस को बढ़ाया नहीं जा सकता. इन एन अपील फ्रॉम एनी अदर ऑर्डर, अगर किसी और ऑर्डर से अपील आती है, द एपलेट कोर्ट कैन अल्टर और रिवर्स द ऑर्डर. एपलेट कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो उस ऑर्डर को रिवर्स भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है. इन एनी केस द कोर्ट में मेक अमेंडमेंट्स और पास एनी कॉन्सिक्वेंशियल और इंसिडेंटल ऑर्डर दैट इट कंसीडर जस्ट एंड प्रॉपर. और उसके बाद क्या कर सकता है, किसी भी केस के अंदर अगर वो समझता है कि कोई ऑर्डर्स जो है वो इंसाफ पर मुबनी है, तो वो उसको पेश कर सकता है. उसके बाद 2 है ओमिटेड, और 424 जजमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट एपलेट कोर्ट्स. ये क्या है जी, द रूल फॉर द जजमेंट इन ट्रायल्स.
जो ट्रायल्स हुए हैं ना, जो अदालती कार्रवाई हुई है, उसके अंदर जो रूल्स हैं जजमेंट देने के, फैसला देने के, वो चैप्टर जो है वो 26 के अंदर आल्सो अप्लाई टू द एपलेट कोर्ट, वही रूल्स जो है ट्रायल करने के एपलेट कोर्ट के अंदर भी अप्लाई होते हैं। जजमेंट एक्सेप्ट हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट के अलावा प्रोवाइजो, अनलेस द एपलेट कोर्ट ऑर्डर्स अदरवाइज द अक्यूज डज नॉट नीड टू बी प्रेजेंट व्हेन द जजमेंट इज डिलीवर्ड। तो अक्यूज बेशक ना भी वहाँ पे मौजूद हो तो जजमेंट जो है वो दी जा सकती है, एपलेट कोर्ट दे सकता है। ऑर्डर बाय द हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू द लोअर कोर्ट, अगर ऑर्डर देता है हाई कोर्ट कि अपील को पहले क्या किया जाए, सर्टिफाइड किया जाए लोअर कोर्ट के पास। Whenever the High Court decides a case on appeal under this chapter, अगर फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट के पास कोई अपील आई थी, उसने कोई फैसला कर दिया, डिसीजन हो गया, इट मस्ट सेंड अ सर्टिफिकेट ऑफ इट्स जजमेंट, जो इसने फैसला दिया है उसका एक सर्टिफिकेट होगा, उसके ऊपर लिखा होगी सारी जजमेंट, और ऑर्डर टू द कोर्ट वेयर द ओरिजिनल फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर वाज पास्ड। अब ये जो एपलेट कोर्ट का फैसला है ये ओरिजिनल कोर्ट को सेंड किया जाएगा जहाँ पे पहले उसके खिलाफ जजमेंट ऑर्डर पास हो गया था, ठीक है। उसने क्या की, अपील की, एपलेट कोर्ट में चला गया, एपलेट कोर्ट जो है अपना फैसला सुना के वापस उस कोर्ट को जो है वो अपनी फाइंडिंग्स भेजेगा, सर्टिफिकेट भेज दिया गया। उसके बाद इफ़ द ओरिजिनल ऑर्डर वाज पास्ड बाय द मैजिस्ट्रेट, और जो पहले कोर्ट का ओरिजिनल ऑर्डर था अगर मैजिस्ट्रेट ने पास किया अदर देन द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, द सर्टिफिकेट मस्ट फर्स्ट गो थ्रू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है जी। अगर जो है वो ऑर्डर जो है वो मैजिस्ट्रेट ने पास किया है तो वो सर्टिफिकेट देखेगा और उसका जो ऑर्डर आया है उसको पढ़ेगा, गो थ्रू करेगा। द कोर्ट विच रिसीव्स द सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट जो भी कोर्ट रिसीव करेगा, मस्ट मेक नेसेसरी ऑर्डर दैट आर इन लाइन विद द हाई कोर्ट्स जजमेंट। अब ये जो हाई कोर्ट जजमेंट है, ये जो अपीलेट कोर्ट है, इसकी जजमेंट के मुताबिक आप जो अपनी पहले वाली जजमेंट है उसको कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है जी, इन लाइन कर लेंगे। इफ रिक्वायर्ड अमेंड द रिकॉर्ड टू मैच द हाई कोर्ट्स ऑर्डर, फिर आप जो रिकॉर्ड आपने रखे हुए थे उनको भी अमेंड कर दिया जाएगा, लेकिन इस हाई कोर्ट की जो फाइनल डिसीजन अपील के थ्रू आ गया है इसको चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद 426 है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील रिलीज ऑन बेल, पावर ऑफ एपलेट कोर्ट। ये देखते हैं, When a convicted person files an appeal, जब एक बंदा गुनाहगार करार दे दिया गया और अपील देता है वो, the appellate court may with reason recorded in writing, appellate court जो है वो उसकी रीज़न लिखेगा, suspend execution of sentence or order appealed against। वो क्या कर सकता है, appellate court के पास ये पावर्स हैं कि वो उसकी जो पहले उसको सज़ा लगी हुई थी उसको आर्जी तौर पर सस्पेंड, उसको रोका जा सकता है। एंड इफ़ द पर्सन इज जेल, अगर वो पर्सन जेल में था और उसने अपील की है, रिलीज हिम इन ऑन बेल, तो फिर अगर उसकी अपील एक्सेप्ट हो गई है, उसको सुना जाना है, तो उसको ये एपलेट कोर्ट जो है वो उसको इजाज़त दे सकता है कि वो बेल पर क्या करे, ज़मानत ले ऑन हिज ऑन बॉन्ड या बॉन्ड के ऊपर। पावर ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की क्या पावर है जी, द सेम पावर्स गिवन अबाव द एपलेट कोर्ट, ये जो ऊपर वाली एपलेट कोर्ट की पावर है कि कोई भी बंदा जो है वो जब उसकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो उसको क्या किया जाता है जी, छोड़ दिया, रिलीज, सस्पेंड, उसकी सज़ा सस्पेंड कर दी जाती है, या उसको जेल से जो है वो क्या श्योरिटी के बिना पे क्या कर सकता है, बेल ले सकता है, ठीक है जी। वही हाई कोर्ट की द सेम पावर्स गिवन अबव द एपलेट कोर्ट में आल्सो बी एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट इन केसेस ऑफ अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन टू द कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। उसके बाद है जी टेम्परेरी बेल टू फाइल अपील। टेम्परेरी बेल का क्या मतलब है, अभी वो देखते हैं। इफ द कन्विक्टेड पर्सन अदर देन वन कन्विक्टेड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, अगर कोई कन्विक्टेड पर्सन, कोई ऐसा बंदा जिसके ऊपर जुर्म साबित हो गया और वो जुर्म ऐसा है कि नॉन बेलेबल नहीं है, मतलब बेलेबल है, शोज इंटेंशन टू फाइल एन अपील, और वो ये इंटेंशन शो करवाता है, वो ये एप्लीकेशन देता है कि वो अपील करना चाहता है।
द कोर्ट में रिलीज हिम ऑन बेल, कोर्ट उसको बेल पे रिलीज कर देगी फॉर लिमिटेड पीरियड, एक खास पीरियड के लिए, एनफ टाइम टू फाइल अपील एंड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम एपलेट कोर्ट, उसको एक खास टाइम दिया जाता है कि वो जो है उसको बेल पे रिलीज किया गया, उसको खास टाइम दिया गया कि वो अपनी जो है वो अपील करे और एपलेट कोर्ट से अपने ऑर्डर्स जो है वो क्या करे, ले उसके पास जो है वो उसकी अभी सज़ा जो है वो सस्पेंड कर दी गई है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सेंटेंस इज डीम्ड सस्पेंडेड, और इस पीरियड के दौरान जो उसके ऊपर सज़ा हुई थी उसको सस्पेंड करार दिया जाता है। मतलब ये है कि जो उसके ऊपर सज़ा हुई है वो पास हो गई है, रुक गई है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। बेल पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट अपील, अब ये क्या है जी, इफ़ द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ कन्विक्टेड पर्सन हैज़ बीन ग्रांटेड स्पेशल लीव टू अपील द सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाता है कि कन्विक्टेड पर्सन जो है उसको स्पेशल लीव दी जाए कि वो हाई कोर्ट को अपील कर सकता है अगेंस्ट द सेंटेंस इट इम्पोज्ड आर मेंटेन्ड, द हाई कोर्ट में सस्पेंड द सेंटेंस पेंडिंग, जो उसके ऊपर अभी सज़ा लगी है क्योंकि उसने अभी अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी जो सज़ा है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, टेम्परेरी रोका जा सकता है। एंड इफ़ द पर्सन इज़ इन जेल, अगर जेल में है, ऑर्डर हिज रिलीज ऑन बेल, और उसको बेल पे क्या किया जा सकता है जी, रिलीज किया जा सकता है। उसके बाद है एक्सक्लूजन ऑफ बेल पीरियड फ्रॉम सेंटेंस। अब ये जो बेल पीरियड है, ये सेंटेंस आपकी जो सज़ा का पीरियड अगर 2 साल था, उसमें अगर आपको 6 महीने बेल मिल गई है तो वो 6 महीने जो आपको बेल मिली है वो आपके सज़ा के पीरियड में इंक्लूड नहीं होगी, आपको 2 साल फिर भी जो है वो पूरे करने पड़ेंगे सेंटेंस के अंदर, ठीक है जी। इफ़ आफ्टर ऑल अपील्स द पर्सन इज फाइनली सेंटेंस टू द इम्प्रिजनमेंट इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है सारी अपीलें सुनने के बाद, द टाइम ड्यूरिंग विच ही वाज रिलीज्ड ऑन बेल, जो टाइम जिसके दौरान वो बेल पे रिलीज हुआ था, विल नॉट बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस टर्म, उसको जो है वो सज़ा की टर्म के अंदर शुमार नहीं किया जाएगा। उसके बाद है जी 427 अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड इन अपील फ्रॉम एक्विटल। व्हेन एन अपील अगेंस्ट एक्विटल, किसी को रिहाई के खिलाफ अपील आ जाती है कि इसको क्यों रिहा किया गया, क्योंकि बंदा और अपील कर देता है, फाइल्ड अंडर सेक्शन 411A2 हाई कोर्ट केसेस आर सेक्शन 417 गवर्नमेंट कंप्लेंट अपील्स, इनके तहत क्या किया जाता है कि अपील कर दी जाती है किसी को जो है वो मासूम करार देने के खिलाफ। द हाई कोर्ट में इशू अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड, अब हाई कोर्ट जो है वो वारंट जारी कर सकता है कि जो अक्यूज्ड है उसको क्या किया जाए, जो है वो क्या उसको फौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि उसके खिलाफ अब अपील आ गई है ना, एक बंदे को छोड़ दिया गया था, बाइज्जत बरी कर दिया गया था, अब उसके खिलाफ अपील आई है तो हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो उस बंदे को दोबारा अरेस्ट करवा सकती है जब तक उस अपील को सुना नहीं जाएगा। द अक्यूज्ड वंस ब्रॉट बिफोर द कोर्ट में ईदर बी सेंड हिम टू प्रिजन अंटिल द अपील इज डिसाइडेड, फिर उसको कोर्ट के सामने लाने के बाद उसको जो है वो कैद खाने में भेज दिया जाएगा तब जब तक कि अपील का फैसला नहीं आता, और रिलीज हिम ऑन बेल, या फिर उसको बेल पे रिलीज किया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद है जी 428 एपलेट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस आर डायरेक्ट इट टू बी टेकन, एपलेट कोर्ट को अगर कोई और एविडेंस चाहिए तो वो ले सकता है, या फिर वो ऑर्डर दे सकता है कि मुझे ये कोर्ट ये वाले एविडेंस ला के दिए जाए। While hearing an appeal, if the appellate court thinks additional evidence is necessary, कोई additional evidence, कोई गवाही चाहिए, ज़रूरी है, it must record in reason in writing, वो उसको जो है वो writing के अंदर लिख के देगा, and it may either टेक द एविडेंस इटसेल्फ, या फिर वो खुद एविडेंस कलेक्ट कर सकता है, और आर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, या मैजिस्ट्रेट को वो क्या करेगा, आर्डर देगा कि तुम जो है टू टेक इट, ये जो नेसेसरी एविडेंस है इनको प्रोड्यूस करो। और इफ़ द एपलेट कोर्ट इज़ द हाई कोर्ट, अगर एपलेट कोर्ट अगर कोई अपील हाई कोर्ट में गई है, इट मे डायरेक्ट अ कोर्ट ऑफ सेशन, वो कोर्ट ऑफ सेशन जो उसके नीचे है, उसका सबऑर्डिनेट है, उसको हुक्म जारी कर सकता है, और मैजिस्ट्रेट टू टेक द एविडेंस, के वो एविडेंस जो है वो लेके आए जो उनके पास है, जो उन्होंने पहले जो फैसला सुनाया उनके पास कोई ना कोई एविडेंस होंगे, या फिर आगे ऑर्डर करेंगे जहां से वो एविडेंस प्रोड्यूस होने हैं। इफ़ द एविडेंस इज टेकन बाय द मैजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट, अगर एविडेंस सेशन कोर्ट या मैजिस्ट्रेट देता है,
इट इज़ सर्टिफाइड टू द एपलेट कोर्ट, ये सर्टिफाइड एपलेट कोर्ट के लिए सर्टिफाइड एविडेंस होंगे, विच देन प्रोसीड्स विद अपील, वो फिर अपील के अंदर इस्तेमाल होंगे। अनलेस द एपलेट कोर्ट ऑर्डर अदरवाइज, अगर एपलेट कोर्ट कोई और जो है वो ऑर्डर देता है, द अक्यूज्ड आर हिज लायर मस्ट बी प्रेजेंट व्हेन दिस एडिशनल एविडेंस इज रिकॉर्डेड, जब ये एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड किया जा रहा होगा उस टाइम पे जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो प्रेजेंट होना चाहिए, उसका जो वकील है उसकी मौजूदगी ज़रूरी है। The process of taking evidence under this section will follow the same rules as an inquiry under chapter 25 चैप्टर के अंदर जो इंक्वायरी का तरीका है उसके अंदर एविडेंस जैसे हम लेते थे तो वही तरीका इसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद है 429 प्रोसीजर वेयर जजेस ऑफ कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली प्रोवाइडेड इफ द जज ऑफ एन एपलेट कोर्ट इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर दो जज थे और दोनों, एक का फैसला, एक जो है वो कुछ और फैसला देना चाहता है, दूसरा कोई और फैसला देना चाहता है, अब उनकी ओपिनियन जो है वो डिवाइड हो गई है, अब क्या किया जाएगा। इफ़ द जज ऑफ एन एपलेट कोर्ट आर इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन, वो इक्वली डिवाइड हो गए हैं, अब उनको पता नहीं चल रहा है, एक बंदा कहता है ये फैसला दो, दूसरा कहता है ये दो, फिर क्या किया जाएगा। द केस अलॉन्ग विद देयर रिटन ओपिनियन, उनकी ओपिनियन जो है वो रिटन ली जाएगी, विल बी प्लेस्ड बिफोर एन अदर जज ऑफ द सेम कोर्ट, उसी कोर्ट के किसी और जज को वो रिटन अपनी ओपिनियन लिख के देंगे, फैसला जो उनके हैं वो लिख के देंगे तीसरे जज को। द जज आफ्टर सच हेयरिंग इफ़ एनी, अगर जज चाहे तो दोबारा हेयरिंग करके और उसको जो है वो अपील को पढ़ के ही एज ही कंसीडर नेसेसरी, जो भी उसे ज़रूरी लगे, विल डिलीवर हिज ओपिनियन, वो अपनी जो है वो राय देगा। The final judgment or the order will then follow the judge's opinion, फिर वो जो है फाइनल जजमेंट आ जाएगी, वो फिर जो है वो फाइनल होगी, वो जजेस ओपिनियन को माननी पड़ेगी। उसके बाद फाइनलिटी ऑफ आर्डर्स ऑन अपील, अब अपील आई थी उसके ऊपर फाइनल आर्डर कौन देगा। जजमेंट एंड आर्डर्स पास्ड बाय एन एपलेट कोर्ट आर फाइनल, जो एपलेट कोर्ट ने फैसला किया है, जजमेंट पास की है, ऑर्डर पास किए हैं, वो फाइनल है। इसमें एक एक्सेप्शन है, अपील्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 417 अपील्स अगेंस्ट एक्विटल एंड चैप्टर जो है वो 32 है अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। उनमें फिर अपील्स अगर कोई एपलेट कोर्ट भी दे सकता है तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट में करना चाहे तो वो भी कर सकता है, और ये जो इक्विटल थी इसमें भी कोई ऑप्शन रखा गया है। उसके बाद है जी अबेटमेंट ऑफ अपील्स, अपील्स को ख़त्म करना। Appeals under section 411A2 or section 417 appeals against acquittal will end abate if the accused dies। अगर जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगा हुआ था वो बंदा ही मर गया तो फिर तो वैसे ही उसको क्या अब कोई सज़ा करवानी है, फाइन, जब एक बंदा ही मर गया तो फिर क्या होगी, अपील भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। All other appeals under this chapter except appeals against a sentence of fine, सेंटेंस अगर किसी के ऊपर फाइन की सज़ा लगती है तो कोई भी दूसरी अपील है विल एंड, वो ख़त्म हो जाएंगी इफ़ द एपेलेंट डाइज, अगर अपील करने वाला बंदा ही मर गया, जिसने अपील की हुई थी, जिसका इंटरेस्ट था वो बंदा ही मर गया, तो अब क्या होगा, वो अपील भी खारिज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फ़ाइन की अगर बात है तो फ़ाइन फिर वो ले लिया जाएगा, गवर्नमेंट ले लेगी। एक्सेप्शन क्या है, एन अपील फ्रॉम अ सेंटेंस ऑफ फाइन डज नॉट अबेट, अपील अगर उस पर फाइन लगा है वो ख़त्म नहीं होती ऑन डेथ ऑफ द एपेलेंट, अगर एपेलेंट मर जाता है, बिकॉज फाइन कैन स्टिल बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी या स्टेट, क्योंकि वो फाइन जो है वो अब भी प्रॉपर्टी और या उसकी एस्टेट जो है वो जो है वो रिकवर कर सकती है, उसको रिकवर किया जा सकता है। So this was all about the appeals of Code of Criminal Procedure। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।